हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए हम सभी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिसे हम लोग कहते हैं कि जो अवधारणा है वह किस चीज़ से संबंधित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अवधारणा है वह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर से। किससे संबंधित है? तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर से है। अब इसकी आप डिस्क्रिप्शन को समझिए क्या है। पाँचवीं पीढ़ी में आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज़ बहुत ही छोटा हो गया। C++, जावा व डॉट नेट जैसे उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग तथा इमेज रिकॉग्निशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादि पर आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण इसी पीढ़ी के अंतर्गत हुआ है। KIPC जिसे हम लोग नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, और VVLSI जिसका फुल फॉर्म वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जैसे स्विचिंग प्रणालियों का उपयोग पाँचवीं पीढ़ी में ही संभव हुआ। यहाँ पे जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म मिलते हैं उन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव विचार के अनुकरण के लिए प्रयुक्त की गई सूचना प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसे कृत्रिम मेधा कहा जाता है। मानव विचार के अनुकरण के लिए प्रयुक्त की गई सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कभी कभी मशीन इंटेलिजेंसी भी कहा जाता है, मशीनों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बुद्धिमत्ता है जो मानव द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के विपरीत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तीन अलग अलग प्रकार की प्रणालियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे विश्लेषणात्मक, मानव प्रेरित और मानवकृत कृत्रिम बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूपण के लिए किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूपण के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ISSN संदर्भित है, मतलब ISSN का पहले आप फुल फॉर्म बताइए क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कहते हैं। अब इसके बारे में समझिए कि है क्या। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर एक 8 अंकीय कोड है जो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और सभी प्रकार की आवधिकताओं और सभी मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पर पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ISSN को ISO जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। यह ISO 3297 के तहत 1975 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उपयोक्ता दोस्तीपरक इंटरफेस डैश को प्रेरित करता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कैटर्स टू, जो उपयोक्ता दोस्तीपरक इंटरफेस है वो किसे प्रेरित करता है, आपको ये बताना है। तो इसमें क्या है, ये एक से ज़्यादा आंसर इसके सही है, इसलिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है 1 2 4 है, 1 3 है, 2 3 है या 1 3 4 है, आपको ये बताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें 1 और 3 इसका सही है। तो अगर उपयोक्ता दोस्तीपरक इंटरफेस किसे प्रेरित करता है, इसे अगर इसके बारे में अगर आपको बताना हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड होगा। फर्स्ट है आपका मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया और थर्ड है आपका प्रचलनों के निष्पादन को सरलीकृत करना। यानी कि उपयोक्ता दोस्तीपरक इंटरफेस जो है वो मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया को प्रेरित करती है और प्रचालनों के निष्पादन को सरलीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा को केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग प्रोलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोलॉग। प्रोलॉग जो है प्रोग्रामिंग भाषा को केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ही उपयोग किया जाता है, जबकि C, J2EE और जावा ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। वहीं J2EE भाषा जो है जावा का ही रूप है। J2EE भाषा जो है किसका रूप है? तो ये जावा का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक पहल किसके द्वारा की गई? अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक पहल जो है किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक पहल की गई। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक पहल
लोकस की गई है। किसके द्वारा की गई? लोकस की गई। लोकस सॉफ्टवेयर का प्रारंभ स्टैनफोर्ड पुस्तकालय में किया गया। यह डिजिटल संरक्षक सेवा एकेडमिक और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित संचार को वितरित करता है। यह एक डिजिटल पुस्तकालय प्रणाली और सेवा है। आप समझ रहे हो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा क्या हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक पहल लोकस की गई और लोकस सॉफ्टवेयर का प्रारंभ जो है स्टैनफोर्ड पुस्तकालय में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये वर्चुअल रियलिटी को बताता है। वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? तो यह वर्चुअल रियलिटी का निष्कर्ष है। वर्चुअल रियलिटी जो है वो आँख, कान और अन्य अर्थ अंगों के लिए एक भ्रम का वातावरण है, जहां उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए वातावरण में वास्तविक दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। यह एक काल्पनिक वातावरण में वास्तविक सनसनीखेज महसूस करने की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिजाइटाइजेशन हेतु प्रलेखों के चयन में निम्नलिखित में से कौन से चरण होते हैं? तो इसमें भी आपको क्या है, इसके कोड्स दिए हुए हैं कि 1 2 सही है, 2 3 सही है, 4 सही है, क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो सिर्फ 1 2 और 4 है। डिजाइटाइजेशन हेतु प्रलेखों के चयन में कौन कौन से चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड 4, यानी प्रतिलिप्याधिकार हेतु जांच, प्रलेख के शोध की महत्ता की जांच और फोर्थ आपका प्रलेख की स्थिति की जांच। इन तीनों को डिजिटाइजेशन हेतु प्रलेखों के चयन में ये 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रतिलिप्याधिकार हेतु जांच होगा, और फिर आपका क्या होगा? आपका सेकंड होगा प्रलेख की शोध की महत्ता की जांच होगा, और प्रलेख की स्थिति की जांच होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर नहीं होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से देखिए, वहाँ आप ज़्यादा इजी वे में समझ सकते हैं। डिजिटाइजेशन हेतु प्रलेखों के चयन में प्रतिलिप्याधिकार, प्रलेख के शोध की महत्ता की जांच और प्रलेख की स्थिति की जांच, ये निम्न चरण होते हैं। डिजिटलीकरण सूचना को डिजिटल प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया है, जिसमें सूचना को बिट्स में व्यवस्थित किया जाता है। सूचना किस में व्यवस्थित होती है? बिट्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित अधिगम तथा शिक्षा का उदाहरण है? आपको बताना है। इसमें भी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। तो फर्स्ट है आपका उत्तर टिप्स। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा वेब आधारित अधिगम तथा शिक्षा का उदाहरण है? तो वेब आधारित अधिगम और शिक्षा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो उत्तर टिप्स इसका उदाहरण है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्या है? उत्तर टिप्स इसका उदाहरण है। मूडल जो है ये भी उसका उदाहरण है। मूडल क्या है? इसका उदाहरण है। लेकिन रेविस इसका उदाहरण नहीं है। वेब आधारित अधिगम तथा शिक्षा का उदाहरण रेविस नहीं है, लेकिन कैंपस बग फिर आपका क्या है? वेब आधारित अधिगम तथा शिक्षा का उदाहरण है। यानी आपका इसमें आंसर क्या होगा? उत्तर टिप्स, मूडल और कैंपस बग, ये 3 जो है वो वेब आधारित अधिगम तथा शिक्षा का उदाहरण है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए, बी और डी। ए, बी और डी आप देखिए किसमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर से आप इस क्वेश्चन को समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित अधिगम तथा शिक्षा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन उत्तर टिप्स, मूडल और कैंपस बग, ये तीनों क्या है? वेब आधारित अधिगम तथा शिक्षा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिजिटल पुस्तकालयों के लिए श्रव्य संचिका प्रारूपों की पहचान कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिजिटल पुस्तकालयों के लिए श्रव्य संचिका प्रारूपों की पहचान कीजिए। इसमें भी कुछ कोड्स दिए हुए, मतलब इसमें एक से अधिक आंसर सही होंगे। आपको बताना है कौन सा है इसका आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी एंड डी होगा। .aif और .ra जो है वो डिजिटल पुस्तकालयों के लिए श्रव्य संचिका प्रारूपों की अब पहचान है। क्या है? तो .aif और .ra, ये सी और डी देखिए किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसके डिस्क्रिप्शन को आप एक बार डिस्क्रिप्शन को समझिए क्या कहना चाहता है। .aif एंड .ra दोनों जो है डिजिटल पुस्तकालयों के लिए श्रव्य संचिका प्रारूप हैं, जबकि .jfif एक JPEG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट है जो इमेज का मानक स्वरूप है, और .tif यह हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होता है जो इमेज को हाई क्वालिटी में सेव करता है। कौन करता है? .tif। और आपका JPEG क्या है? तो ये एक इमेज का फाइल है जिसको हम लोग सेव करते हैं, JPEG फॉर्मेट में सेव करते हैं, वो एक छोटा प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ओएस्टर डिजिटल पुस्तकालय वस्तुकला का एक उदाहरण है, यह किस पर आधारित है? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये मेटा डाटा हार्वेस्टिंग पर आधारित है। सॉरी,
आधारित है। ओएस्टर जो डिजिटल पुस्तकालय वास्तुकला का एक उदाहरण है, यह किस पर आधारित है? तो ये मेटा डाटा हार्वेस्टिंग पर आधारित है। अब मेटा डाटा क्या है, इसे आप एक बार ध्यान से समझिए। मेटा डाटा हार्वेस्टिंग पर आधारित ओएस्टर डिजिटल पुस्तकालय वास्तुकला का एक उदाहरण है। मेटा डाटा हार्वेस्टिंग जो है पुनर्प्राप्ति सूचना मेटा डाटा की एक प्रक्रिया है। यह दोनों हार्वेस्टिंग और मेटा डाटा के रूप में कार्य करती है और बाहरी रिपोजिटरीज के लिए प्रोवाइडर का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है TKDL किसके द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है? TKDL, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CSIR एंड आयुष, CSIR एंड AYUSH, इनके द्वारा जो है TKDL विकसित और प्रबंधित किया जाता है। किसके द्वारा? CSIR एंड आयुष के द्वारा। अब इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। TKDL और CSIR और AYUSH के द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है। TKDL किसके द्वारा? तो CSIR और आयुष के द्वारा विकसित किया जाता है। TKDL का पूर्ण रूप है द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना 2001 में किया गया तथा इसका स्कोप जो है परंपरागत ज्ञान के रूप में है। भारत के परंपरागत ज्ञान का आंकिक संग्रहालय है। इसमें मुख्यतः औषधियाँ, पौधे एवं औषधियों के निर्माण की विधि का संग्रह है। संपत्ति यह अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में उपलब्ध है। CSIR और आयुष वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, विज्ञान मंत्रालय और के बीच प्रौद्योगिकी और आयुर्वेद विभाग, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? आपको ये बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किंडल इज द ई बुक रीडिंग डिवाइस ऑफ, किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये अमेजॉन का है। किसका है किंडल? निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस जो है वो पूछा जा रहा है किस कंपनी का उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेजन कंपनी का उत्पाद है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार आप समझिए ध्यान से, इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। तो अमेजन किंडल डिवाइस उपयोगकर्ताओं को वायरलेस नेटवर्किंग के माध्यम से किंडल स्टोर में उपलब्ध ई पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य डिजिटल मीडिया को ब्राउज करने, डाउनलोड करने और पढ़ने में सक्षम बनाती है। मार्च 2018 तक किंडल स्टोर पर 6 मिलियन से अधिक ई पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसे 19 नवंबर 2007 में रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है BRF। EPUB क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन है। EPUB इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन एक बहुतायत उपयोग किया जाने वाला ई फाइल फॉर्मेट है जिसका एक्सटेंशन EPUB है। क्या है? कॉलोन में EPUB है। यह अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल प्रकाशन मंच द्वारा प्रकाशित एक तकनीकी मानक है। कौन सा? EPUB। क्वेश्चन था कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो BRF जो है वो प्रयुक्त ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कौन सा? BRF। वहीं EPUB, PDF, RTF इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है ई पुस्तकों का अर्थ क्या है? आप ये बताइए। तो ई पुस्तकों का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कोई भी पुस्तक को आप ई पुस्तक कहेंगे। ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक क्या है? तो एक पुस्तक प्रकाशन है जो डिजिटल रूप में उपलब्ध है, जिसमें पाठ, चित्र या दोनों उपलब्ध है, जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर पठनीय है। यद्यपि कभी कभी एक मुद्रित पुस्तक का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2000 के दशक में इंटरनेट पर प्रिंट और ई बुक की बिक्री का चलन था। ई पुस्तकें समर्पित ई रीडर पर पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड एक्सेस, जो सीमित अभिगम है, यह क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है। बाकी जो ऑप्शन बचे ABD वो क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है। मैं आपको सारी विशेषताओं को एक बार बताता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा सीमित अभिगम जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता में क्या क्या आते हैं? तो रिसोर्सेज पुलिंग, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है। क्या है? रिसोर्सेज पुलिंग, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, इजी मेंटेनेंस, लार्ज नेटवर्क एक्सेस, अवेलेबिलिटी, ऑटोमेटिक सिस्टम, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी, पे एज यू गो एंड मेजर्ड सर्विस। ये सारे के सारे क्या है?
ये क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं आप ध्यान रखिएगा क्या क्या है। तो रिसोर्सेज पुलिंग है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, इजी मेंटेनेंस है, लार्ज नेटवर्क एक्सेस है, अवेलेबिलिटी है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, इकोनॉमिकल है, सिक्योरिटी, पे एज यू गो है और मेजर्ड सर्विस। ये सारे के सारे क्या विशेषताएं हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, किसी एकल अथवा बहु संस्थान के बौद्धिक बहिर्वेश को अधिकार में लेने हेतु निर्मित डिजिटल संकलन को क्या कहा जाता है ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम लोग डिजिटल निक्षेप कहते हैं। किसी एकल अथवा बहु संस्थान के बौद्धिक बहिर्वेश को अधिकार में लेने हेतु निर्मित डिजिटल संकलन को क्या कहा जाता है, तो उसे डिजिटल निक्षेप कहते हैं, डिजिटल डिपॉजिटरी कहते हैं। अब इस चीज़ को एक बार डिस्कशन में आप ध्यान से समझिए क्या क्या है। किसी एकल अथवा बहु संस्थान के बौद्धिक बहिर्वेश को अधिकार में लेने हेतु निर्मित डिजिटल संकलन को डिजिटल निक्षेप कहा जाता है। और डिजिटल अभिलेखागार क्या है, तो डिजिटल संग्रह डिजिटल सामग्री का एक भंडार है जिसमें एक कंपनी या व्यक्ति अधिक समय तक रखने की इच्छा कर रखता है। यह डिजिटल प्रारूप में सूचनाओं के संग्रह, वीडियो, चित्र इत्यादि को संग्रहित करता है जो सूचना को दीर्घकालीन पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल प्रारूप में होता है। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, तो एक डिजिटल लाइब्रेरी संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों का एक संग्रह है जो इंटरनेट पर या सीडी रोम जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं डिस्क पर उपलब्ध है। विशिष्ट पुस्तकालयों के आधार पर उपयोगकर्ता पत्रिका लेख, किताबें, कागजात, चित्र, ध्वनि फाइलें और वीडियो तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। डिजिटल पब्लिशिंग क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन जिसे ई प्रकाशन या डिजिटल प्रकाशन ई पुस्तकों, जाल पत्रिकाओं, डिजिटल पुस्तकालयों और अन्य सामग्रियों के डिजिटल माध्यम में प्रकाशन को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन सूचना युग में प्रकाशन में एक बड़ी क्रांति समझी जाती है। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आप फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो फिर से आप पढ़िए, आपको चीज़ें याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, TKDL किसके द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये CSIR एंड आयुष के द्वारा विकसित किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। TKDL किसके द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है, तो ये CSIR एंड आयुष के द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने में क्या उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है हाइपर कार्ड। वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने में हाइपर कार्ड उपयोग किया जाता है। कौन सा कार्ड उपयोग किया जाता है, हाइपर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण समस्या क्या थी जिसे डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा हल किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था स्पेसिंग प्रॉब्लम इसका मुख्य उद्देश्य था। पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण समस्या क्या थी जिसे डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा हल किया गया, तो वो था स्पेसिंग प्रॉब्लम। पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण समस्या स्थान की थी जिसे डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा हल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुस्तकालय अगर पढ़ने वाली सामग्री का कोई भौतिक संग्रह स्थान या सहायक स्टाफ के बिना संचालित हो रही है तो उसे वह क्या कहलाएगी, तो उसे हम लोग वर्चुअल लाइब्रेरी कहेंगे। वर्चुअल लाइब्रेरी क्यों कहेंगे आप समझिएगा। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है, जिस लाइब्रेरी में पठन सामग्री संग्रह स्थान तथा स्टाफ के बिना संचालित हो उसे हम लोग वर्चुअल लाइब्रेरी कहेंगे। वैसा लाइब्रेरी जिसमें पठन सामग्री संग्रह स्थान तथा स्टाफ के बिना संचालित होती हो उसे हम लोग वर्चुअल लाइब्रेरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है जिनमें सेवाएं पूरी तरह से स्वचालित होती है और सभी संसाधन डिजिटलीकृत रूप में होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डिजिटल लाइब्रेरीज कहते हैं। एक बार इसकी डिस्कशन को आप समझिए, सिंपल दिया हुआ है कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, तो जिन लाइब्रेरी में सेवाएं पूरी तरह से स्वचालित होती है और संसाधन डिजिटलीकृत रूप में होता है उसे हम लोग डिजिटल लाइब्रेरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से क्या सीमितताएं हैं, आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी के लिमिटेशन क्या है आपको ये बताना है। और इसमें क्या है आपका कुछ एक या तो ऑप्शन एक भी सही होता है, एक दो सही हो सकता है, दो तीन सही होता है, मतलब ये कोडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड। क्या है, सेकेंड एंड थर्ड।
थर्ड, डिजिटल पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं या फिर क्या सीमितताएं हैं, मतलब उसकी लिमिटेशन क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, प्रचालन लागत और अधिकारों का प्रबंधन, ये इनका लिमिटेशन है। किसका? तो डिजिटल पुस्तकालयों का। डिजिटल पुस्तकालयों का लिमिटेशन क्या है? तो प्रचालन लागत और अधिकारों का प्रबंधन इनकी सीमिताएं हैं। देखते हैं इसके डिस्कशन को क्या कहता है। राइट आंसर में इसका क्या होगा? 2 और 3, 2 3 किसमें है? तो आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। डिस्कशन क्या कहता है समझिए। डिजिटल लाइब्रेरी एक विशेष पुस्तकालय है जिसमें डिजिटल वस्तुओं का संग्रह है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रारूप के रूप में संग्रहित पाठ, दृश्य सामग्री, ऑडियो सामग्री, वीडियो सामग्री शामिल हो सकती है। डिजिटल लाइब्रेरी को किसी भी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसकी सीमितताएं प्रचालन लागत और अधिकारों का प्रबंधन है। क्या है? तो प्रचालन लागत है और अधिकारों का प्रबंधन इसकी सीमितताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी पुस्तकालय नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बटे हुए भौतिक स्थानों के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी पुस्तकालय नहीं है? तो आभासी पुस्तकालय कौन सा नहीं है? तो विद डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल लोकेशन, वैसे पुस्तकालय जो बटे हुए भौतिक स्थानों के साथ जुड़े हैं, वैसे वो आभासी पुस्तकालय नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, इजी वे में समझिएगा क्या कहना चाहता है। तो वर्चुअल लाइब्रेरी एक या एक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम पर उपलब्ध संसाधनों का एक संग्रह है, जहां संग्रह के लिए एकल इंटरफेस या प्रवेश बिंदु प्रदान किया जाता है। लेकिन वर्चुअल लाइब्रेरी उपयोगकर्ताओं की सहायता सेवाएं जैसे संदर्भ, इंटरलॉकिंग लोन, तकनीकी सहायता आदि भी प्रदान करती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी पुस्तकालय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्चुअल लाइब्रेरी, तो आप आंसर दीजिएगा बटे हुए भौतिक स्थानों के साथ जो है वो आपका क्या होगा? बटे हुए भौतिक स्थानों के साथ जो पुस्तकालय होते हैं वो आभासी पुस्तकालय नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डिजिटल पुस्तकालय पहल ग्रंथ संजीवनी किसके द्वारा घोषित की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के द्वारा। डिजिटल पुस्तकालय पहल ग्रंथ संजीवनी किसके द्वारा घोषित की गई? तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के द्वारा घोषित की गई थी। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। ग्रंथ संजीवनी मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी का एक प्रयास है जो दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को अपने डिजिटलाइज संग्रह दिखाने के लिए है। मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर जेम्स मैकिन्टोश द्वारा की गई थी, जो इंग्लैंड में एक प्रतिष्ठित वकील, न्यायविद और सार्वजनिक व्यक्ति थे। ग्रंथ संजीवनी में 20,000 से अधिक पुस्तकें, समाचार पत्र, पांडुलिपियां, मानचित्र, पत्रिकाएं, सरकारी प्रकाशन और रिपोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नालंदा किस संस्थान का डिजिटल लाइब्रेरी प्रयास है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये NIT कालीकट, NIT कालीकट का ये क्या है? लाइब्रेरी प्रयास है। नालंदा किस संस्थान का डिजिटल लाइब्रेरी प्रयास है? तो नालंदा जो है वो NIT कालीकट संस्थान का डिजिटल लाइब्रेरी प्रयास है। इसे आप समझिए क्या है। नालंदा जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट लाइब्रेरी में चल रहे डिजिटल लाइब्रेरी पहल का परिणाम है। नालंदा परियोजना का उद्देश्य NITC में एक पूर्ण डिजिटल लाइब्रेरी का लक्ष्य है, जो कैंपस उपयोगकर्ता समुदाय के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों के दूर दराज के उपयोगकर्ताओं से सूचना संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी ई बुक की विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल पुस्तक। डिजिटल पुस्तक जो ई बुक है किसी निम्न में से कौन सी ई बुक, तो डिजिटल पुस्तक जो ई बुक है कि विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। किस बुक का? तो डिजिटल बुक का। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। डिजिटल पुस्तक एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक है जिसे ई बुक के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पुस्तक प्रकाशन है जो डिजिटल रूप में उपलब्ध है, जिसमें पाठ, चित्र या दोनों शामिल है, जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर पठनीय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीएल इज कोऑर्डिनेटेड बाय। एनडीएल को समन्वित किया गया है। एनडीएल को किसके साथ समन्वित किया ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी खड़गपुर के साथ। एनडीएल को किस में समन्वित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ। एनडीएल जिसे हम लोग नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं, ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एकल खिड़की खोज सुविधा के साथ सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना शुरू की है। इसे आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिजिटल पुस्तकालय फंक्शन में शामिल है। डिजिटल पुस्तकालय फंक्शन में कौन शामिल है? तो इनमें से जितने सारे के सारे सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। डिजिटल पुस्तकालय फंक्शन में सृजित करना और अधिकृत करना शामिल है, भंडारण और प्रबंधन शामिल है, सारण और समीक्षा भी शामिल है। यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार डिस्कशन इसका देखिए। एक डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य सुसंगत संगठन और आमतौर पर बड़ी मात्रा में डिजिटल जानकारी तक पहुंच प्रदान करना है। डिजिटल लाइब्रेरी जानकारी को कैप्चर करने, कैटलॉग करने, स्टोर करने, खोजने, सुरक्षा करने और पुनः प्राप्त करने के लिए सेवाओं का एक एकीकृत समूह है। डिजिटल लाइब्रेरी आर्किटेक्चर संगठन, अधिग्रहण, संरक्षण और सूचना के उपयोग पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संपूर्ण स्वचालित सेवाओं एवं अंकीय संसाधनों सहित ग्रंथालयों को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे अंकीय ग्रंथालय कहा जाता है, डिजिटल लाइब्रेरी कहा जाता है। संपूर्ण स्वचालित सेवाओं एवं अंकीय संसाधनों सहित ग्रंथालय को क्या कहा जाता है? तो उसे डिजिटल लाइब्रेरीज कहा जाता है, अंकीय ग्रंथालय कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। संपूर्ण स्वचालित सेवाएं एवं अंकीय संसाधनों सहित ग्रंथालयों को अंकीय ग्रंथालय कहते हैं। एक अंकीय लाइब्रेरी या ग्रंथालय डिजिटल ऑब्जेक्ट्स का एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें टेक्स्ट, स्टिल इमेज, ऑडियो, वीडियो या अन्य डिजिटल मीडिया फॉर्मेट शामिल हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट में प्रिंट या तस्वीरों जैसे डिजिटल सामग्री शामिल हो सकती है। साथ ही वर्ड प्रोसेसर, फाइलें या सोशल मीडिया पोस्ट भी हो सकती है। डिजिटल लाइब्रेरी संग्रह में निहित सामग्री को व्यवस्थित खोज पर पुनर्प्राप्त करने के लिए साधन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थैंक यू। आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे इस चैनल पे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।